किस्से कविताएं में आपका स्वागत है। आज सुनिए रविंद्रनाथ टैगोर की प्रसिद्ध कहानी। संपादक। अपनी पत्नी के जीवन काल में मुझे प्रभा की कोई चिंता नहीं थी। तब प्रभा की अपेक्षा उसकी मां को लेकर ज्यादा व्यस्त रहता था। उन दिनों सिर्फ प्रभा का खेल, उसकी हंसी देखकर, उसकी टूटी फूटी बातें सुनकर और प्यार करके तृप्त हो जाता था। जब तक मन करता हिलाता डुलाता, पर रोना शुरू होते ही उसकी मां को गोद में सौंपकर उस झमेले से छूट जाता। ये बात कभी मेरे मन में भी नहीं आई थी कि उसे बड़ा करने में बड़ी मेहनत और चिंता करनी पड़ेगी। असमय में मेरी पत्नी की मृत्यु होने पर बेटी मां की गोद से मेरी गोद में आ पड़ी। मैंने उसे छाती से लगा लिया, पर मैं ठीक से समझ नहीं पा रहा था कि मैं मातृहीना बेटी को दुगने स्नेह से पालने को अपना कर्तव्य मानकर उसके बारे में ज्यादा सोचता था, या वो पत्नी पिता को संभालने के अपने कर्तव्य के बारे में ज्यादा सोचती थी। 6 साल की होते न होते उसने मालकिन का भाव दिखाना शुरू कर दिया। साफ दिखता था कि इतनी सी लड़की अपने पिता की एकमात्र अभिभावक होने की कोशिश करती थी। मैंने मन ही मन हंसकर उसके हाथों में आत्मसमर्पण कर दिया। देखा, मैं जितना अकर्मण्य और असहाय होता हूं, उसे उतना ही अच्छा लगता है। अगर मैं अपनी धोती तह करके और छाता बंद करके रख दूं, तो उसके चेहरे का भाव ऐसा हो जाता है जैसे उसके अधिकार में हस्तक्षेप किया जा रहा है। पिता जैसी बड़ी गुड़िया उसे इससे पहले कभी नहीं मिली थी। इसीलिए उन्हें खिला पिलाकर बिस्तर पर सुलाकर वो सारा दिन बहुत खुश रहती थी। केवल हिसाब और साहित्य पढ़ाते समय मेरे पितृत्व को थोड़ा सजग होना पड़ता था, पर बीच बीच में ये चिंता होने लगती थी कि लड़की को सत्पात्र से ब्याहते समय बहुत पैसों की जरूरत होगी। मेरे पास इतना रुपया कहाँ है? लड़की को अपनी सामर्थ्य के अनुसार पढ़ा लिखा तो दिया, पर अगर एक पूरे बेवकूफ के हाथ में देनी पड़ी तो उसकी क्या दशा होगी? कमाने की तरफ ध्यान देने लगा। सरकारी दफ्तर में नौकरी की उम्र निकल गई थी। दूसरे ऑफिस में जाने की क्षमता नहीं है। बहुत सोचने के बाद एक किताब लिखने का निश्चय किया। बांस की नली में छेद करके तेल या पानी नहीं रखा जा सकता, क्योंकि उसमें कुछ रोक सकने को ताकत ही नहीं रहती। उससे कोई काम नहीं लिया जा सकता, पर फूंक मारते ही बिना किसी खर्च के बांसुरी अच्छी बजती है। मैं अच्छी तरह जान गया था कि जिस हतभागे की दुनिया के किसी काम में अकल नहीं चलती, वो अच्छी किताब जरूर लिख लेगा। इसी हिम्मत पर मैंने एक प्रहसन लिखा, जो लोगों ने अच्छा कहा और रंगभूमि पर अभिनय भी हुआ। अचानक यश का स्वाद पाकर ऐसी मुश्किल हो गई कि किसी तरह प्रहसन लिखने का मोह नहीं छोड़ पाता था। पूरा दिन व्याकुल चिंतित मुख से प्रहसन लिखने की चेष्टा करता रहता था। प्रभा आकर बड़े प्यार से स्नेहपूर्ण हंसी के साथ पूछने लगी, बाबा, नहाने नहीं जाओगे? मैं खींचकर बोला, अभी जा, अभी तंग मत कर। बच्ची का चेहरा फूंक से बुझाए गए दीपक की तरह काला हो गया होगा। कब वो अभिमान से भरी छाती लिए चुपचाप कमरे से बाहर चली गई, मुझे पता भी नहीं चला। दासी को भगा देता हूं, नौकर को मारने को उठता हूं। भिखारी गाता गाता भीख मांगने आता है तो लाठी दिखाकर भगाता हूं। मेरा घर सड़क के किनारे पर है, इसलिए अगर कोई बेचारा पथिक खिड़की के बाहर से मुझसे रास्ता पूछे तो उसे जहन्नुम में जाने को कहता हूं। हाय, कोई नहीं समझता था कि मैं एक बहुत मजेदार प्रहसन लिख रहा था, पर लिखने में जितना मजा आ रहा था और जितना यश मिल रहा था, उतने पैसे नहीं मिल रहे थे। तब पैसों की बात मन में भी नहीं आ रही थी। इधर प्रभा के योग्य वर दूसरे शरीफ लोगों को उनकी कन्या के दायित्व से मुक्त करने के लिए समृद्ध परिवारों की तरफ बढ़ने लगे। इस तरफ मेरा ध्यान भी नहीं गया। पेट में आग लगे बिना होश नहीं रहता था। पर इन्हीं दिनों एक अच्छा मौका मिला। जाहिर गांव के जमींदार ने एक अखबार निकाला और मुझसे उसका वेतनभोगी संपादक बनने का अनुरोध किया। मैंने काम ले लिया और कुछ इतने जोश से लिखने लगा कि सड़क पर चलता था तो लोग उंगली से इशारा कर मुझे दिखाते थे, और मैं अपने को मध्याह्न की तपन के समान तीव्र समझने लगा, जिसे दूसरे देखने में असमर्थ थे।
जाहिर गांव के पास ही आहिर गांव था। दोनों गांवों के जमींदारों में बहुत होड़ाहोड़ी थी। पहले बात बात पर लाठी चलती थी। अब दोनों पक्षों ने मजिस्ट्रेट को मुचलका देकर लाठी बंद कर दी और मुझ बेचारे भगवान के जीव को खूनी लठैतों की जगह नियुक्त कर दिया। सभी कहने लगे कि मैंने अपनी पद मर्यादा की रक्षा की। मेरे लिखने से परेशान आहिर गांव सिर नहीं उठा पा रहा था। मैंने उनके जातिकुल तथा पूर्व पुरुषों का पूरा इतिहास आद्योपांत स्याही में उतार दिया। ये समय अच्छा था। मैं खूब मोटा ताजा हो उठा था, सदा हंसता हुआ और खुश दिखता था। आहिर गांव के पूर्व पुरुषों को निशाना बनाकर एक एक मर्मांतक वाक्य के तीर छोड़ता था। पूरा जाहिर गांव हंसते हंसते पके फूंट की तरह फट जाता था। बड़ी खुशी से समय कट रहा था। अंत में आहिर गांव ने भी एक अखबार निकाला। वे कोई बात छिपाकर नहीं कहते थे। ऐसे उत्साहपूर्वक शुद्ध प्रचलित भाषा में गाली छापते थे कि छपे हुए अक्षर तक आंखों के सामने चीत्कार कर उठते थे। इसलिए दोनों गांवों के लोग उसकी बात साफ साफ समझ जाते थे। पर मैं अपनी हमेशा की आदत के अनुसार इतने कूट कौशल के साथ विपक्ष पर हमला करता था कि शत्रु मित्र कोई भी मेरी बात का मर्म नहीं समझ पाता था। उसका फल ये हुआ कि मेरे जीतने पर भी सब सोचते कि मैं हार गया हूं। सिर पड़ने पर मैंने सुरुचि के बारे में एक उपदेशपूर्ण लेख लिखा। देखा भारी गलती कर दी, क्योंकि सच में अच्छी चीज का मजाक उड़ाना जितना आसान है उतना हास्यास्पद विषय का नहीं। हनुवंशी मनुवंशियों का जितनी आसानी से मजाक उड़ाते हैं, मनुवंशी उतनी सफलता से हनुवंशियों की खिल्ली नहीं उड़ा पाते। नतीजा ये कि वे सुरुचि को दांतों से उखाड़कर देश छोड़ गए। इस बीच लोग मेरे प्रश्नों की बात पूरी तरह भूल गए। सहसा ऐसा लगा जैसे मैं एक दियासलाई की तीली हूं जो पल भर को जलकर पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। मन इतना निरुत्साहित हो गया था कि सिर फोड़ने पर भी एक लाइन तक नहीं लिख पा रहा था। ऐसा लगने लगा कि जीवन में कोई सुख नहीं है। प्रभा मुझसे डरने लगी थी। मेरे बिना बुलाए वो मेरे पास आने की हिम्मत नहीं करती थी। वो समझ गई थी कि हंसी की कहानी लिखने वाले बाबा से मिट्टी की गुड़िया ज्यादा अच्छी सहेली है। एक दिन देखा आहिर ग्राम प्रकाश जमींदार को छोड़कर मुझे ले बैठा था। कुछ बहुत बुरी बातें मेरे बारे में लिखी थी। मेरे परिचित बंधु बांधव एक एक करके आते गए और हंसते हंसते उस अखबार की बात सुना गए। किसी किसी ने तो यहां तक कहा कि इसका विषय कैसा भी क्यों न हो, भाषा में शक्ति है, अर्थात जिसने गाली दी उसकी बात साफ समझ में आ जाती है। दिन भर में 20 आदमी यही बात सुना गए। मेरे घर के सामने एक छोटा बगीचा सा है। सांझ को बहुत दुखी मन से वहां घूम रहा था। पक्षी जब घोंसलों में लौटकर कलरव बंद करके संध्या की शांति को आत्मसमर्पण कर चुके, तब अच्छी तरह समझ गया कि पक्षियों में रसिक लेखकों का दल नहीं है और सुरुचि लेकर तर्क नहीं होता। मन में सिर्फ यही सोच रहा था कि क्या उत्तर दिया जाए। भद्रता की एक खास असुविधा यह है कि सब लोग उसे समझ नहीं पाते, जबकि अभद्रता की भाषा प्राय सबकी परिचित होती है। इसीलिए सोच रहा था ऐसे भावों के मुंह के लायक जवाब लिखना पड़ेगा। मैं किसी तरह हार नहीं मान सकता। उसी समय सांझ के अंधेरे में से एक परिचित छोटी सी आवाज सुनाई पड़ी। साथ ही मेरी हथेली पर एक कोमल गरम स्पर्श हुआ। पर मैं इतना परेशान और अन्यमनस्क था कि उस पल उस स्पर्श और स्वर को जानते हुए भी नहीं जान पाया। एक पल के बाद वही स्वर फिर से मेरे कानों में पड़ा। वही अमृतमय स्पर्श मेरे हाथों में जीवंत हो उठा। लड़की ने धीरे से मेरे पास बैठकर कोमल स्वर में एक बार कहा, बाबा। कोई उत्तर न पाकर मेरा दाहिना हाथ पकड़कर उठाया और अपने कोमल गालों पर फिराकर धीरे धीरे घर लौट गई। बहुत दिन से प्रभा ने मुझे न तो ऐसे पुकारा था, न ऐसे अपने आप आकर इतना प्यार किया था। इसीलिए आज उस स्नेह स्पर्श से मेरा मन सहसा अत्यंत व्याकुल हो उठा। कुछ देर बाद कमरे में लौटकर देखा, प्रभा बिस्तर पर लेटी हुई थी। शरीर शिथिल, आंखें कुछ बंद, दिन के खत्म होने पर झड़ जाने वाले फूल सी लग रही थी।
माथे पर हाथ लगाया तो देखा बहुत गर्म था। सांसें भी गर्म थी। माथे की नस जैसे दबदब कर रही थी। समझ गया, बच्ची आने वाले बुखार के ताप से घबराकर प्यासा हृदय लिए पिता का स्नेह पाने गई थी, जो उस समय जाहिर गांव प्रकाश के लिए एक सख्त जवाब के बारे में सोच रहा था। पास आकर बैठा। बच्ची ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ मेरा हाथ खींचकर अपनी दोनों जलती हथेलियों के बीच लेकर उस पर अपना गाल रखकर चुपचाप लेटी रही। जाहिर गांव और आहिर गांव के जितने अखबार थे मैंने सब जला डाले, कोई जवाब नहीं लिखा। हार मानने में ऐसा सुख पहले कभी नहीं मिला था। जब बालिका की मां मरी थी तब उसे अपनी गोदी में खींच लिया था। आज उसकी सौतेली मां का अंतिम संस्कार समाप्त करके फिर से उसे छाती से लगा लिया। ऐसी और कहानियों के लिए आप किससे कविताएं पेज को, चैनल को लाइक, फॉलो व सब्सक्राइब करें प्लीज। कोई त्रुटि हो या सुधार की सलाह हो तो अवश्य दें। धन्यवाद।